हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय तक भारत ने यूनाइटेड नेशंस में रखा न्यूट्रल स्टांस, एब्सटेन किया बहुत बार, मगर फाइनली जब रशिया को बिल्कुल आवश्यकता थी भारत के सपोर्ट की, तो भारत ने रशिया के पक्ष में वोट किया है नाजीइज्म के इशू को लेकर। यहां पर आप देख पाओगे, आपको दिखेगा आर्टिकल कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने वोट किया है रशिया के पक्ष में ऑन रेजोल्यूशन ऑन फाइटिंग अगेंस्ट नाजीइज्म। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, नाजीइज्म, अच्छा नाजी विचारधारा तो हिटलर की थी, हिटलर तो मारा गया वर्ल्ड वॉर टू में और नाजी विचारधारा की हार हो गई थी। तो आज 2022 में नाजी विचारधारा पर रशिया वोट क्यों करवा रहा था और यहाँ पे इंडिया की हेल्प इनको क्यों चाहिए थी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि लूला डा सिल्वा ये रिसेंटली बने हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, कोलंबिया, स्पेन, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लो कि अभी जो रीसेंट वोटिंग हुई है ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हुई। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको मिलेंगे सिर्फ 15 मेंबर्स। ये वोटिंग रशिया ने करवाई यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में कोई वीटो होता नहीं है और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये बाइंडिंग नहीं होते, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसको आपको फॉलो करना ही है। मगर यूएन जनरल असेंबली में टोटल मेंबर हैं 193। तो जब यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है तो माना जाता है कि ये दुनिया की आवाज है, दुनिया भर के सारे देश मेजॉरिटी में इस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन की जनरल असेंबली में रशिया ने कहा कि देखिए एक रेजोल्यूशन हमको पास करना होगा जिससे जो भी लोग दुनिया में आज के समय हिटलर की जो नाजी विचारधारा थी उसका समर्थन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जो रेसिज्म को प्रमोट करते हैं, इवन इस्लामाफोबिया को प्रमोट करते हैं, इन सब के खिलाफ दुनिया को मिलकर खड़ा होना होगा। ये थी रशिया की कॉल। और आप जान के हैरान होंगे, मगर ये जो रेजोल्यूशन है ये प्राइमरली टारगेट करता है यूक्रेन को। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझनी होगी कि बिल्कुल हिटलर 1945 में मर गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर ली थी, मगर हिटलर की जो विचारधारा है आज भी कई जगह जिंदा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा यूक्रेन के नियो नाजी बटालियन। यूक्रेन में कई जो सोल्जर्स हैं, कई बटालियन हैं, उनके कनेक्शन है या आप कह लीजिए उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है हिटलर की विचारधारा से। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन यूएसए का जो मीडिया है ये भी कह रहा है कि यूक्रेन की जो नाजी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल असली है। इवन इफ पुतिन्स डीनाजिफिकेशन क्लेम एजेंट, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे पुतिन ढोंग कर रहे हो कि मैं नाजीज के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, मगर रियलिटी में यूक्रेन में बिल्कुल आपको नाजी विचारधारा मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग हैं जो हिटलर की विचारधारा का समर्थन करते हैं कि एक रेस है जो बाकी रेसेस से ज्यादा स्ट्रांग है, और ये लोग बहुत ज्यादा रेसिज्म भी प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा यूक्रेन में हिटलर का समर्थन क्यों होता है? आई मीन हिटलर का आज के समय समर्थन करेगा भी क्यों? हिटलर की विचारधारा थी भी क्या कि जर्मन जो रेस है, जो आर्यन रेस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा हिटलर ने क्रूरता के साथ ज्यूज को मारा था। देखो यूक्रेन में जो हिटलर की विचारधारा है ना, वो ज्यूज के अगेंस्ट इतनी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जेलेंस्की खुद एक ज्यू है, उनके प्रेसिडेंट है। मगर हिटलर की विचारधारा का एक पार्ट ये भी था कि हिटलर रशियंस को पसंद नहीं करते थे। रशियंस जो बाय रेस, बाय एथनिसिटी स्लाव्स हैं, इनको हिटलर बिल्कुल मिटा देना चाहते थे। और वर्ल्ड वॉर टू में आप अगर जाकर देखोगे ना, तो उस वक्त यूक्रेन का जो ये वाला पार्ट है, उस वक्त यूक्रेन एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट था नहीं, ये बस यूएसएसआर का ही पार्ट था। मगर जब हिटलर की फोर्सेस बिल्कुल पास पहुंच गई यूक्रेन के, तो यूक्रेन के एक बहुत ही बड़े पार्ट ने कर दिया सरेंडर और ये कहा हिटलर को कि देखिए हम आपकी हेल्प करेंगे, इसके बदले में हमको बख्श देना, हम आपकी हेल्प करेंगे यूएसएसआर में स्टालिन को हराने में। और इस बात को लेकर आपको दुनिया भर की इंसाइक्लोपीडियाज में बहुत सारे पेजेस मिलेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन ने कोलैबोरेशन करी थी नाजी जर्मनी के साथ। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के लोग हिटलर की विचारधारा से एग्री करते थे, इनका कुछ और इशू था। इनको स्टालिन पसंद नहीं था, इनको उम्मीद ये थी कि हिटलर आएगा तो स्टालिन पीछे हट जाएगा तो इनको थोड़ी आज़ादी मिलेगी। बट कहीं ना कहीं आप कह लीजिए 1945 से ना यूक्रेन में नाजी विचारधारा के प्रति एक आप कह लीजिए अट्रैक्शन सा पैदा हो गया, और ये अट्रैक्शन आज भी जिंदा है। जब यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, हिटलर ने बेसिकली किया क्या था? हिटलर ने अटैक किया था रशियंस को। तो यूक्रेनियंस भी आज के समय काफ़ी जगह ये इंस्पायर होते हैं हिटलर से कि जिस तरीके से एक बार को हिटलर ने भी रशियंस को खड़का दिया था, हम भी एक बार को रशियंस को खड़का देंगे। हालांकि अंत में हिटलर की हार हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर हिटलर को हरा दिया था।
मगर आप कह लीजिए ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अजीब सा पहलू है कि यूक्रेन में आज भी आपको हिटलर की विचारधारा के बहुत सारे फैन मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो यूक्रेन है ये फॉलो करता है हिटलर की विचारधारा को। उल्टा ज़ेलेंस्की काफ़ी बार कह चुके हैं कि हिटलर गलत आदमी था, उसने गलत काम किए थे। मगर यूक्रेन में काफ़ी जगह आपको सैनिक मिलेंगे, काफ़ी इनके गांव मिलेंगे, इनकी डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगी जहां पर नाजी विचारधारा की प्रॉब्लम बिल्कुल जीवित है। और काफ़ी बार पुतिन ने क्या किया है कि यूक्रेन की जो ये नाजी प्रॉब्लम है इसको हाईलाइट करते हुए, ये इसको पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि देखा, इसीलिए मैंने यूक्रेन पे अटैक किया है। आपने देखा होगा पुतिन ने हाल ही में कुछ महीने पहले जब अपने देशवासियों को भाषण दिया तब इन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में इनका ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये यूक्रेन को डीनाजीफाई नहीं कर देते, यूक्रेन से जो नाजी विचारधारा है इसको बिल्कुल रिमूव नहीं कर देते। और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में जो ये रशिया ने वोटिंग करवाई है नाजी विचारधारा से लड़ने के इशू के मामले में कि क्या आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ है, इस मामले में रशिया का एक हिडन यहाँ पे हिंट यही था कि यूक्रेन में जो इशू है ना, यूक्रेन में जो प्रॉब्लम है नाजीज़म की, हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए यूएस और यूके इस रेजोल्यूशन के खिलाफ थे, अगेंस्ट खड़े हो गए। इन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन से रशिया जस्टिफाई कर रहा है अपना अटैक यूक्रेन पर। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि क्या दुनिया रशिया के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं तो रशिया ने वैसे ये जो रेजोल्यूशन है ये पास करवाया था 2021 में भी, जब इन्होंने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था ना, उस वक्त भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्योंकि रशिया बहुत ही गोलमोल भाषा यहाँ पर यूज़ करता है कि जी हम हिटलर की विचारधारा के अगेंस्ट हैं, हम रेसिज्म के अगेंस्ट हैं, हम इस्लामाफोबिया के अगेंस्ट हैं। तो जब ये इस्लामाफोबिया कहते हैं तो बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, पाकिस्तान, ये सब साथ हो जाता है रशिया के। उसके अलावा जब ये कहते हैं हम रेसिज्म के अगेंस्ट हैं तो अफ्रीका समर्थन कर देता है, इंडिया समर्थन कर देता है। और 2021 में आप देखोगे कि रशिया ने बहुत ही आराम से एक ह्यूज मेजोरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास करवा दिया था। मगर क्वेश्चन ये था कि क्या 2022 में भी रशिया ऐसा करवा पाएगा। और इन दी एंड देखिए वोटिंग आपके सामने है, 105 देशों ने रशिया का समर्थन किया और टोटल 52 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग करी और 15 कंट्रीज ने एब्सटेन कर दिया। और आप नोटिस करेंगे कि भारत ने वोट किया है यस, यहाँ पर समर्थन किया रेजोल्यूशन का। पाकिस्तान ने समर्थन कर दिया क्योंकि रशिया ने यहाँ पर नाजीज़म के साथ इस्लामाफोबिया का जो एंगल है ये भी ऐड कर दिया था। और आप नोटिस करोगे चाइना समेत बांग्लादेश, वेरियस कंट्रीज ने रशिया के इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स यूएसए, यूके, यूक्रेन वगैरह इस रेजोल्यूशन के खिलाफ खड़े थे। ये तो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें रशिया का कोई प्लान नहीं है कि हिटलर की विचारधारा को ख़त्म करना है। ये लोग मेनली बस यूक्रेन को टारगेट करना चाहते हैं। और अभी जो G20 समिट होगा ना इंडोनेशिया में, जहां पर ज़ेलेंस्की ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर व्लादिमीर पुतिन भी जाते हैं इस समिट में। तो इस समिट में आने से पहले आप कह लीजिए पुतिन ने ग्राउंड वर्क तैयार किया है ताकि बाकी कंट्री से बात कर पाएं कि देखिए यूक्रेन में नाजी की भी प्रॉब्लम है ना, तो जो वो प्रॉब्लम है वो भी हम प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि बस सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, इस अटैक के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन भी है। और इस G20 समिट में आप देखोगे कि पुतिन को बिल्कुल हेल्प चाहिए होगी इंडिया से, चाइना से, ताकि बाकी जो G20 देश हैं जो आलोचना करेंगे पुतिन की, इनके क्रिटिसिज्म को पुतिन झेल पाए। ऑलरेडी आपने इसलिए देखा होगा कि पुतिन ने इंडियंस के बारे में भी बहुत स्वीट बातें बोली स्टार्ट कर दी है कि इंडियन सिटीजन्स टैलेंटेड हैं, हम लोग पर्पसफुल हैं, हम लोग 1.5 बिलियन की आबादी है और हम लोग इन द फ्यूचर बिल्कुल रूल करेंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे पहले ही पुतिन ने कहा था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुतिन कितने ज़्यादा एक स्मार्ट, कनिंग, चालाक पॉलिटिशियन है। इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से हिस्ट्री का एक जो बहुत ज़्यादा इनफेमस चैप्टर है, यूक्रेन की हिस्ट्री का जो चैप्टर है, इसको इस्तेमाल किया अपनी इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो यूएस, यूके, यूक्रेन, बाकी इवन बहुत सारे यूरोपियाई देश सब फेल कर गए आज के समय यूक्रेन को इस इशू में डिफेंड करने से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि नाजी विचारधारा पर रिसेंटली यूएन में वोटिंग क्यों हुई है और इंडिया ने रशिया का समर्थन यहां पर क्यों किया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि लुला ड सिल्वा ये रिसेंटली बने हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ब्राजील। हालांकि इनके चुनाव को लेकर अभी भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, मगर अभी के लिए ये बात तय है कि ये बनेंगे ब्राजील के अगले प्रेसिडेंट। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।